तो बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा कोर्स है तो दो बेसिक चीज़ों पे जो है ये कंपोज है। इसमें एक इनऑर्गेनिक जिसमें हमने माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स की केमिस्ट्री डिस्कशन करनी है, और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्टली जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। इनकी केमिस्ट्री को हमने इस पर डिस्कशन करनी है, प्रोटीन से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इसमें आ जाएगी। आप लोगों ने जो है इनकी केमिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ना है। हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का जनरलाइज फॉर्म में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और ये इसकी डिफिनीशन पॉइंट अभी से बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री is the branch of science that explore the chemicals, that interact the chemicals, explore the chemical process and substances. कि chemical process means chemical reactions, और उन chemical reaction में कौन कौन से substances involve है, कौन कौन से molecule involve है, ठीक है। तो substances में भी elemental form में भी हो सकते हैं, in the form of ion भी हो सकते हैं, in the form of molecule भी हो सकते हैं, and their interactions with the living organism क्या है। तो यहाँ पे जो है जिस ब्रांच पे हम ये डील्स करते हैं, ये स्टडी करते हैं, और उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि कनेक्ट करवाता है बायो सैंपल्स एंड प्लस जो है द केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेस। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेसेस। यह मतलब ये कि कौन सी केमिकल प्रोसेस, उनमें क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, साथ साथ में जो है सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस occurring within the living organism जो है। तो जिस ब्रांच पे हम ये स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम जो है बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए एक जनरल डिफिनीशन है अबाउट द बायोकेमिस्ट्री, और जिसमें आप लोगों ने जो है यहाँ पे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस है एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमने यहाँ पे इसको जो है डिस्कशन इस पे करनी है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन जो है बायोकेमिस्ट्री में अगर आप लोग देखिए बस में एक जनरलाइज फॉर्म में बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, नो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, एंड दीज कंपाउंड्स आर रिस्पांसिबल इन ऑर्डर टू फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ की सस्टेनिंग के लिए जो है इनकी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल फॉर द लाइफ सस्टेनिंग प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवेज में भी यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। बास कंपाउंड ऐसे होते हैं और बास यही मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म में जो है क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में इन ही केमिकल सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है और इसे एनर्जी दिए जाते हैं, और एनाबॉलिक पाथवे में फिर जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो डिराइव फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर, यही उसके लिए सेल स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मोस्टली जो है बायोकेमिकल सब्सटेंसेस ये दो फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, एंड दे आर एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ये फॉर द लाइफ एसेंशियल लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द जो है अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज में जो है प्रोसेस में दे आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर्स के लिए। प्राइमरी जो है अगर आप लोग देखें तो जो प्राइमरी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर आप कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अगर आप लोग देखिए फास्फोरस, सल्फर, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स जो कि कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट मेजर क्लासेस में इसको कैटेगराइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स हैं, और अगर आप लोग देखिए प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये अगर हम देखें ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे द फंडामेंटल फॉर द फंडामेंटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कि सॉल्वेंट बेस भी काम करता है, तो वो वाटर अगर आप लोग देखें तो फंडामेंटल सॉल्वेंट इन विच ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आर प्रोसीड। तो ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्टली जो है यहाँ पे जो इसमें प्रोसीड होते हैं। और अगर आप लोग इसके अलावा जो है बास चीजें ऐसी है जो साल्ट फॉर्म में है, जिसको हमने क्या कहा इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी आते हैं। तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स में एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी मोर इंपॉर्टेंट है। मिनरल जो है क्रूशियल फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, अगर आप लोग बात सुने प्लीज कैल्शियम आयन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आयन्स है दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी जो है रेगुलेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जिंक नहीं है, जिंक जो है मैंने 2-3 लिटरेचर में इस तरह देखा है
कि जिंक जो है जब डिफिशियंसी बॉडी में आ जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ये मोर देन जो है 300 एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो है उनका को फैक्टर है। तो ये बहुत ज्यादा जो है मतलब इसकी जो है बहुत इसेंशियल है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयंस है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो है मतलब ये कि बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है मिनरल्स है। अच्छा, इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो इनके रोल्स क्या हैं आप लोग देखिए। इसके बेसिक जो है हम कैटेगराइज करते हैं 3 बेसिक कैटेगरीज में, इनके जो रोल्स हैं इनको डिवाइड करते हैं। इसमें एक जो है बायोकेमिकल सब्सटेंस आर इन्वॉल्व इन सेलुलर फंक्शंस, तो डिफरेंट जो है सेलुलर फंक्शन जो होते हैं तो उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग जो है मेटाबॉलिज्म है, तो जिसमें अगर आप लोग देखें जिसमें फूड की ब्रेकडाउन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है और इसमें जो है एनर्जी की प्रोडक्शन भी होती है। सेकंड जो है इसके अलावा जो है फार्मिंग द टिश्यूज एंड सेल वॉल जो है तो दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में और फार्मिंग टिश्यूज एंड सेल वॉल, सेलुलोज इन प्लांट्स एंड कोलेजन इन एनिमल में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो है ये इनके क्या है, ये इनके बेसिक। तो हमने एक बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, इन बायोकेमिकल सब्सटेंसेस के क्या क्या रोल्स हैं तो उन पे भी अब ब्रीफली जो है अगर आप लोग देखिए हमने इस पे भी डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो खैर ये तो अगर आप लोग देखिए बायोकेमिकल सब्सटेंसेस के जनरल जो है इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशंस, ग्रोथ रेगुलेशंस हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और मैनेजिंग बॉडी जो है डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शंस हैं तो उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर रिस्पांसिबल इन ऑर्डर टू रेगुलेट द ग्रोथ जो है उनको भी, और हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इन सब में जो है ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो है दे आर इन्वॉल्व होते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये चीजें जो है खैर अगर आप लोग अपने साथ पॉइंट भी नोट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इसके स्लाइड्स नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं सेंड कर लूंगा, हर एक के ग्रुप में सेंड कर लेंगे तो फिर आप लोग जो है आप लोगों के लिए इतना इश्यूज में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पॉइंट्स अपने साथ नोट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों के जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में आप लोग के साथ इसको शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है फॉर एग्जाम्पल तो बस मैं जनरलाइज फॉर्म में जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हीं की केमिस्ट्री की तरफ डायरेक्टली आ रहा हूँ, ठीक है। बस इसको शॉर्टकट करें, इसको जो है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लिया। बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट, प्लीज अगर आप लोग देखिए प्रोटीन्स है, एंजाइम जो है प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है। और इनऑर्गेनिक में वाटर बनता है और मिनरल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जिसको जो है जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। और हम तो कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल में जो है तो सिंपल जो है आप लोगों को पता है कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटोस फॉर्म में, ठीक है। और जो आप लोगों की मरगूब ग़िज़ा है तो ये उसका जो है एक बेसिक कंपोनेंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है ये क्या है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की जो है सर्वाइवल के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लांट्स की बॉडी को देखें तो प्लांट्स की जो बॉडी है वो 80% जो है उसका जो बॉडी वेट होता है प्लांट का वो 80% जो है कार्बोहाइड्रेट ही बना होता है, सेलुलोज ही बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, देखिए बहुत ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ जो है डिफरेंट फॉर्म में भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में भी होते हैं, ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में भी होते हैं और मोनोसेकेराइड फॉर्म में भी जो है ये प्लांट्स में क्या होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है प्लांट्स और एनिमल में जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स जो है राउंड अबाउट 80% ऑफ देयर ड्राई वेट। अगर हम इसकी बॉडी ड्राई वेट बॉडी को देखें तो प्लांट्स की तो उसमें 80% जो बॉडी वेट होता है वो मोस्टली जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे कंपोज होता है। ये प्लांट्स की बात करो तो ये प्लांट्स की ग्रोथ में भी और प्लांट्स के को बॉडी को सपोर्ट करने में भी दोनों में जो है ये प्रॉपर जो है उसकी मतलब ये कि सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो 80% ऑफ देयर ड्राई वेट जो है प्लांट्स का वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है तो यहाँ पे जो है अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो दे हैव हाईली लो परसेंटेज। तो एनिमल बॉडी जो होती है उसमें अराउंड अबाउट 1% जो बॉडी वेट होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बाकी जो है मोस्टली अदर कंपोनेंट्स इसमें। तो ये अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजेन।
तो यहाँ पे ये इसकी जनरल एग्जांपल इंक्लूड जो है इसमें ग्लूकोसिस है, फ्रक्टोसिस है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन है। अच्छा, ये जनरल इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स यूजेस कार्बोहाइड्रेट बोथ एज अ सोर्स ऑफ, मैंने क्या कहा, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल जो है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एंड फॉर द सपोर्ट के लिए भी है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल वाज द एनिमल्स ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एनिमल जो है कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, और प्लांट्स में जो है एक सपोर्ट भी देता है और दूसरा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी भी, और ये इसकी सर्वाइवल के लिए। तो इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्वाइवल के लिए मोर इंपॉर्टेंट। एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो प्लांट की ग्रोथ के में इन्वॉल्व इस तरह नहीं होते, बाद जगह पे रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो मोस्टली क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, डिफेंसिव केमिकल उसमें बनते हैं और वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस में बनता है। यहाँ पे दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है सिर्फ इन्वॉल्व है एनिमल्स में, और दे आर इन्वॉल्व एज वेल एनर्जी फॉर्म में भी, सपोर्ट फॉर्म में भी जो है बायोसिनेक्ट्रीज प्लांट्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स की कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप लोग देखें कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंपोजिशन है, तो मोस्टली हम इसको कार्बोहाइड्रेट, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रेट, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जनरलाइज फॉर्म में जो है हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मोस्टली अगर आप लोग गौर से रेशियो ऑफ रफली 1 कार्बन एटम टू 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में अ रेशियो ऑफ रफली 1 कार्बन एटम टू 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये जनरलाइज फॉर्म में हम लेते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। जब हम इसके अंदर चले जाते हैं फिर कुछ और भी बातें आ जाती है, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म में कि 1 कार्बन एटम रेशियो टू द 1 वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से इसकी क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnN2H2ON, ठीक है। वी आर कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं एंड द नंबर ऑफ, ये अगर आप लोग देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड जनरल फार्मूला। लेकिन ये नहीं है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट पे ये अप्लाई नहीं होता, बाज मॉलिक्यूल पे अप्लाई होता है, बाज मॉलिक्यूल पे ये अप्लाई नहीं होता है। सॉरी। तो ये अगर आप लोग फॉर एग्जांपल देयरफॉर हाइड्रेट ऑफ सॉरी, यहाँ पे देयरफॉर दे वर डिफाइंड एज अ हाइड्रेट इनिशियली, they were defined as a hydrates of carbon। तो इसको हम जो है प्रीवियसली जो क्लासिकल केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में जब हम चले जाते हैं तो दे आर डिफाइंड एज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको कार्बन के हाइड्रेट फॉर एग्जांपल जो है C6H12O6 है, तो यहाँ पे रिटन एज अ, अगर मैं इससे 6 बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये H6, तो यहाँ पे ये CH2O जनरलाइज फॉर्म, अगर N इससे बाहर निकालते हैं, 6 बाहर निकालते हैं तो CH2O जनरल फार्मूला इसके बच जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये पुराने जमाने में इसकी ये डिफिनीशन है, हमने खैर स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ लेके जा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये है कि जनरल जो है क्या है, जनरल जो है पुराना डिफिनीशन क्लासिकल केमिस्ट्री में। बट देयर आर सम कंपाउंड व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट बट दे डू नॉट फॉलो द फार्मूलाज एंड दे आर डीऑक्सीरिबोज। डीऑक्सीरिबोज आप लोगों ने नाम सुना होगा। देयर आर कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बट दे डू नॉट फॉलो दिस फार्मूला। तो दिस फार्मूला इज नॉट एसेंशियल, ये फार्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट कि बस खामखा यही फार्मूला होगा। देयर आर कार्बोहाइड्रेट और जिसमें जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है दे डू नॉट फॉलो दिस फार्मूला, इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल डीऑक्सीरिबोज है। देयर आर सम कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेकिन ये फार्मूला फॉलो करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है। अगर आप एसिटिक एसिड को देखें, अगर आप एल्डिहाइड को देखें तो दे डू नॉट फॉलो जो है, अगर आप वो क्या करते हैं, बात सुनिए प्लीज, यहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते लेकिन दे फॉलो दिस फार्मूला, वो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो दिस फार्मूला इज नॉट एसेंशियल फार्मूला कि हम यहाँ पे ये कहें कि ये एसेंशियल फार्मूला है फार्मूला। तो ये एक क्लासिकल कंसेप्ट केमिस्ट्री में, मतलब बायोकेमिस्ट्री में जो इसको हम यूज करते हैं। तो देयर आर सम कंपाउंड व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट बट दे डू नॉट फॉलो, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया। देयर आर कंपाउंड व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट बट दे डू नॉट फॉलो, लेकिन वो ये फार्मूला ही फॉलो नहीं करते। तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट को किस तरह डिफाइन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम इस तरह डिफाइन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है दे कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी जो है कीटोन्स और मॉलिक्यूल्स
which yield these compound on hydrolysis, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो हमें पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम जो है क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है देते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कैटेगराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो या तो ऐसे कंपाउंड हो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो, या ऐसे कंपाउंड जिसको हम लेते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो हमें इस तरह के कंपाउंड देते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो ये जनरल फार्मूला। तो अभी जो मॉडर्न डिफिनीशन हम मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स की करते हैं, तो उसमें हमने इस फार्मूले को नहीं देखना है, हमने जो है यहाँ पे देखना है कि दे आर डिफाइंड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर मॉलिक्यूल्स विच यील्ड, जो है अगर आप लोग देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें अनहाइड्रोलिसिस तरह के कंपाउंड देते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी फर्दर जो है, तो यहाँ पे ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो एक ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। इनको दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इन थ्री मेजर, एक तो खैर एक तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, कार्बन के बेस पे, और एक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, मोनोसैकेराइड। तो प्लीज अगर आप लोग देखें, आर द पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। मोनोसैकेराइड क्या है ये अगर आप लोग बात सुने प्लीज, तो यहाँ पे जो है मोनोसैकेराइड आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स that can be decomposed, that cannot be decomposed by hydrolysis to simple carbohydrate। ऐसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, शुगर कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल, जिसके अगर हम क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो हमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल, बट दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, दे कैन नॉट बी सिंपल जो है फर्दर डिकम्पोज। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो, अगर हम उसकी क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो सिंगल मॉलिक्यूल जो है हमें पर मॉलिक्यूल देते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, मोनोसैकेराइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड है। सो मोनोसैकेराइड आर दोस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलिसिस टू सिंपल शुगर कंपोनेंट्स, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम जो है याद रखिए मोनोसैकेराइड के रहते, और इसकी एग्जांपल जो है ग्लूकोसिस है, फ्रक्टोसिस है। तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड में ये आ जाते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए मोनोसैकेराइड की जो एग्जांपल्स हैं, मोनोसैकेराइड व्हेन दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर देयर इज नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई, यहाँ ये हो सकता है कि ये ओपन स्ट्रक्चर में, ये क्लोज स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ये दे कन्वर्टेड इनटू द पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, दे आर कन्वर्टेड टू जो है फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट दे कैन नॉट बी फर्दर जो है इनको हम फर्दर जो है क्या नहीं कर, स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या नाम देते हैं, याद रखिए इसको हम मोनोसैकेराइड्स ही नाम देते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड, इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। कार्बन नंबर अगर इसमें 6 कार्बन हो, एल्डोहेक्सोज, अगर इसमें 5 हो तो एल्डोपेंटोज। अच्छा, अगर इसमें 6 मेंबर रिंग हो और 6 कार्बन हो और इसमें कीटोन, एल्डो कीटोहेक्सोज, कीटो जो है पेंटोज, कीटो टेट्रोज। बात समझ आ रही है ना? इस तरह हम इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम इनकी कैटेगराइजेशन करवाते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच आर रिएक्शन विद वाटर जो है, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं होती, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, मोनोसैकेराइड्स का नाम देते हैं। मोनोसैकेराइड में तो monosaccharide can be classified by the number of carbon atoms, carbon number of atoms. They contain 3 carbon trioses है, they contain जो है 4 carbon tetroses है, 5 carbon pentoses है, 6 carbon hexoses है, 7 carbon heptoses and so on. So they can be further classified on the basis of functional group के basis पे। aldoses है या ketoses है, तो aldo की जो है आप लोगों के पास, और यहाँ कीटो फॉर्म इसमें प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है इनमें प्रेजेंट है, तो फिर फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन जो इसके बेस पे की जाती है। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स के बारे में जनरल पॉइंट्स है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये जो पॉइंट्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया है, एक बाजू का जो है कार्बोहाइड्रेट एक्सियल इक्विलिब्रियम विद 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, हेमी एसिटाइल रिंग फॉर्म में, ठीक है। ये अगर हेमी एसिटाइल रिंग फॉर्म में बनते हैं, जिसको हम
फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कहते हैं और पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। अगर 6 मेंबर रिंग में हो पायरानोज, इसको हेमिसिटाल भी कहते हैं, और अगर 6 मेंबर रिंग में हो तो पायरानोज है, और अगर 5 मेंबर हो तो फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने, एंड दैट इज अ हेमिसिटाल रिंग फॉर्म है। हेमिसिटाल रिंग फॉर्म में जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए डी ग्लूकोज है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है, और यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। ये ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाते हैं, और इट इज कन्वर्टेड इनटू, प्लीज अगर रिंग स्ट्रक्चर में जो है ये कन्वर्ट होता है, डी ग्लूकोज है, तो एक और भी है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यहाँ पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और इसका इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक जो है एडिशन रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दिस कार्बन एटम जो है, अगर आप लोग ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखिए ये एक एरेल है, ये क्या है, एक एरेल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये चला जाता है तो इट इज कन्वर्टेड टू कैरियल सेंटर, ये कैरियल सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन को अगर आप लोग कार्बन 1 कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो है, तो इस तरह की कंफिग्रेशन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो हो इसको हम कहते हैं बीटा कंफिग्रेशन, सॉरी अल्फा कंफिग्रेशन, नॉट बीटा। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कंफिग्रेशन। अगर ये एबो होता तो फिर इसको हम बीटा कंफिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एबो बीटा कंफिग्रेशन, अगर बिलो है तो अल्फा कंफिग्रेशन। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एबो है तो अल्फा, आप लोगों के पास बीटा, ये बीटा कंफिग्रेशन अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एबो हो, और अगर ये बिलो है तो यहाँ पे ये बीटा फॉर्म में चला जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक अनदर स्ट्रक्चर को इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये आप लोगों के पास कीटोनिक फॉर्म है, कीटोनिक फॉर्म, और ये आप लोग ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ कनेक्ट होता है, तो 5 मेंबर रिंग बनता है, 5 मेंबर रिंग में ये इन्वॉल्व होता है। ये 5 मेंबर रिंग में डी फ्रक्टोज है, तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है इट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज रिंग स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एबो है, तो ये अगर आप लोग देखें, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो है, एबो बीटा कंफिग्रेशन बिलो, अल्फा कंफिग्रेशन बिलो, अल्फा कंफिग्रेशन जो है, और एबो जो है वो आप लोगों ने याद रखना है बीटा। तो ये एक फ्रक्टोसिस है, और एक जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ग्लूकोज, इसको पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें 5 मेंबर रिंग है, इसको फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईथर लिंकेज, साइक्लिक ईथर लिंकेज, ये भी साइक्लिक ईथर लिंकेज जो है यहाँ पे आ जाता है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3, अगर आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो फ्रक्टोज और यहाँ पे जो है ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक जनरल पॉइंट, ये केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म में कोएग्जिस्ट करते हैं, ये मिल जाएंगे आप लोगों को, ये नोट्स फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को मैं ये पीडीएफ शेयर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें, ओलिगोसैकेराइड्स है, सो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सेकंड टाइप है, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 से लेके 10 तक जो है सिंपल शुगर जनरेट करते हैं, 2 से लेके 10 तक जो है अपन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करते हो, क्या बस शुगर यूनिट से शुगर जनरेट करते हो, इनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ओलिगोज मीन जो है क्या है, फ्यू इन नंबर्स हो, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर दो सैकेराइड्स, प्लीज अगर आप लोग देखें, विच अपन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम ओलिगोसैकेराइड्स का नाम देते हैं। Such a type of carbohydrates are described as the oligosaccharides, जिनको हम जो है oligosaccharides कहते हैं। They include disaccharides, अगर दो आप लोगों के पास जो है क्या हो, दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिंक हो, तो वो अगर आप लोग देखिए थ्रू ग्लाइकोसाइडिक, तो उसको हम disaccharides कहते हैं। which yield 2 monomers molecules on the hydrolysis, तो फॉर एग्जाम्पल सक्रोज है, माल्टोज है, ये दोनों जो है अगर आप लोग देखिए ये डाइसैकेराइड भी आते हैं, और यहाँ पे डाइसैकेराइड which yield 2 monosaccharide molecule on the hydrolysis, सक्रोज और माल्टोज इसकी एग्जांपल है। अच्छा, ट्राइसैकेराइड which upon hydrolysis produces 3 molecules, जब हम क्या करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें ये 3 जो है मॉलिक्यूल जो है इसको हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। अच्छा, जिसमें 4 है, टेट्रा जो है अगर आप लोग देखें, तो such a type of जो है ओलिगोसैकेराइड which upon hydrolysis produces 4 monosaccharide। दूसरा पॉइंट सुने प्लीज, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें दे रहे हैं, सक्रोज और माल्टोज है, तो अगर हम क्या करते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये 2 सिमिलर शुगर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं।
ये जो शुगर में कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं तो ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब ये कि ग्लूकोज ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बात समझ आ रही है ना? ग्लूकोज ग्लूकोज कॉम्बिनेशन एक जैसे यूनिट कॉम्बिनेशन से और ग्लूकोज फ्रक्टोज डिफरेंट यूनिट के कॉम्बिनेशन से भी आप लोगों के पास यहाँ पे बनते हैं। तो माल्टोज में आपको पता है ग्लूकोज ग्लूकोज और सक्रोज में आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है उनकी कॉम्बिनेशन से जो आप लोगों के पास, तो ये दो डिफरेंट मोनोमर के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं और दो सिमिलर जो है आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड भी यहाँ पे इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे देयर आर मेनी सिमिलर और डिफरेंट जो है ये एक जैसे भी हो सकते हैं। आप लोगों के पास क्या है, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे ये एक जैसे भी हो सकते हैं और यहाँ पे जो है ये डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं। ये एक जैसे भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप से भी आप लोगों के पास जो है शुगर यूनिट हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें पॉलीसेकेराइड्स है। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ऐसे जो है को हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं जिसमें मोर देन 10 शुगर यूनिट जो है पर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और वो मोर देन 10 जो है शुगर कंटेंट जो है पर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हो, बेसिक हो, एंजाइमेटिक हो, तो उसको हम जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें उसको पॉलीसेकेराइड में जो है मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जो है मैनी नंबर जो है प्रोड्यूस करते हैं। So there are carbohydrates of high molecular weight, and they are the carbohydrates of high molecular weight which upon hydrolysis yield many numbers of these molecules upon hydrolysis, इनको हम जो है पॉलीसेकेराइड पे एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है अगर आप लोग देखें, इसकी जो एग्जांपल है तो वो दे कंटेन मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, पर इसकी जो एग्जांपल है वो है सेलुलोज है, स्टार्च है, ये डिफरेंट टाइप्स अगर आप लोग देखें so they may yield a large number of similar different। अच्छा ये भी सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं शुगर ये कंटेंट पे। बात समझ आ रही है? तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। तो प्लीज अगर आप लोग देखें यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये अगर आप लोग देखें इसकी एग्जांपल में आ जाता है और ये पॉलीसेकेराइड में इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन टू इसका डिफिनीशन हो गया, द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये कहाँ पे जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकी अक्रेंस कहाँ कहाँ पे होती है, प्लांट्स में जो है कौन से फॉर्म में होती है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है, ये हमने जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें की है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जनरल पॉइंट। अच्छा अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक ईथर लिंकेज है जिसमें एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ थ्रू जो है अगर आप देखें ईथर लिंकेज कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होता है। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम देते हैं। सो अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर आप लोग देखें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है दैट जॉइन टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जो कि एटलीस्ट दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूलों को एक दूसरे के साथ जो है जॉइन रखता है। तो उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, उस बॉन्डिंग को अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, खैर इसको भी यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड कनेक्ट होता है। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो दैट जॉइंस अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अनदर ग्रुप, एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करवाते हैं थ्रू मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन एटम। थ्रू मोनोसेकेराइड जो है यूनिट कंबाइंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम के दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं व्हाइल एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इसमें होता है। और एक इसमें जो है क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है। तो वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अच्छा आप लोग देखिए इस ग्लूकोज का कार्बन 1 है और इस ग्लूकोज का कार्बन 4 है, इसको हम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अच्छा दोनों हाइड्रोक्सिल बिलो है, तो बिलो के लिए कौन सा हम इस अल्फा, अल्फा का वर्ड, और एबो के लिए बीटा का वर्ड। तो अगर दोनों हाइड्रोक्सिल बिलो है और एक दूसरे के साथ, इसको हम 1,α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अगर ये दोनों एबो होते और ये दोनों इस तरह लिंक होते तो फिर इसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अगर ये एक एबो होता और दूसरा बिलो होता
तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, 1,4 अल्फा बीटा जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो ये आप लोगों ने अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, बस इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है आप लोगों के पास जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूलों को क्या करता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूलों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने वाला, ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ही आ जाता है। So glycosidic bond or glycosidic linkage is a type of covalent bond that join together two carbohydrates through ether linkage, through oxygen linkage के जरिए। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे जो है क्या होता है, जस्ट ओनली इस तरह की केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कंबाइन यूनिट कंबाइन होते हैं टुगेदर बाय अ सिंगल ऑक्सीजन एटम के जरिए के साथ कंबाइन होते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, इसमें लॉस होता है। तो दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड, तो ये इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम इसको देते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग बात सुने प्लीज, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी, इसको हम फ्यूल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द बेसिक जो है अगर आप देख कार्बोहाइड्रेट इज द एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है। दूसरा जो है अगर आप लोग देखें सक्रोज। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो यूज है उसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको क्या मतलब ये कि बेकरी में यूज करते हैं और ये इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें सक्रोज ऑक्टाइसिटेट इज यूज्ड फॉर द डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए कि लोग इसको पीने की कोशिश ना करें, तो इसमें जो है याद रखें सक्रोज ऑक्टा एसिटेट जो है इसमें यूज किया जाता है, इसमें एड किया जाता है कि लोग इसको पीने की कोशिश ना करें फॉर द डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए इसको यूज करते हैं। स्टार्च इज बेसिकली यूज, आप लोगों को पता होगा कि हमारे लिए जो है हमारे फूड में जो है स्टार्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यूज द फूड, इट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं और इसको मतलब एक स्टार्च को फर्मेंट करते हैं और फर्मेंटेशन से जो है इससे इथेनॉल की प्रोडक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड बायोफ्यूल भी है और लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, लेकिन बायोफ्यूल फॉर्म में भी इसको यूज कर दिया जाता है। स्टार्च इज यूज्ड एज स्टेफनिंग एजेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री। आप लोगों को पता होगा कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, तो कॉटन के कपड़ों में जो है हम क्या करते हैं, जब उसको वॉश करते हैं तो उस पर स्टार्च का स्प्रे करते हैं कि नहीं है, कि उसमें जो है मतलब वो हार्डनेस आ जाए और वो उसको हार्ड करने के लिए उसमें इज स्टेफनिंग एजेंट जो है इंडस्ट्रीज में और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और लॉन्ड्री में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें इट इज यूज्ड एज एडहेसिव इन पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्रीज में मोस्टली इसको एडहेसिव की तो स्टार्च है इसकी स्लरी बनाते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में और उसको जो है मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो सेलुलोज यहाँ पे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सरफेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है। तो ऐसे केमिकल जो दो सरफेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं उसको हम एडहेसिव्स कहते हैं। बात सुनिए प्लीज। तो स्टार्च इज यूज्ड एज अ स्टेफनिंग एजेंट इन ऑर्डर टू इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द स्टेफनिंग एजेंट एडहेसिव सब्सटेंस दो सरफेस को जोड़ता है तो इन पेपर इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे भी और इट इज आल्सो यूज्ड एज एडहेसिव इन पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। Oligosaccharides are involved in the formation of secreted proteins like antibodies है and blood clotting factors है। तो ये भी अगर आप लोग देखें तो blood clotting जो factors होते हैं और antibodies होते हैं ये भी उनका basic components होता है। Oligosaccharides में भी involved है। Cell membranes are the complex of carbohydrates। तो cell membranes होता है with certain proteins along with जो है अगर आप लोग receptors are involved in molecular जो है targeting हो या recognition हो, ठीक है। तो molecular targeting और recognition में भी अगर आप लोग देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज द प्रोटीन्स ग्लाइकोल हेपरीन सल्फेट आर इन्वॉल्व इन एडहेशन ऑफ न्यूरॉन्स। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स टू जो है वन अनदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब नर्वस सिस्टम डेवलप होता है तो इसमें जो है इज अ क्या काम करता है, बात सुनिए प्लीज। कार्बोहाइड्रेट्स जो है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज द प्रोटीन्स भी जिसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। Glycol heparins sulfate are involved in the adhesions of neurons। जब न्यूरॉन की ग्रोथ होती है तो उनकी जो एडहेजन्स है उसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसके बेसिक जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। नहीं है रोल ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स लग दोनों डेथ कार नहीं लग बचे बताइए उसको खबर में क्यों उसको खबर में क्यों तो थोड़ी सी बातें हैं ज्यादा बातें नहीं है, ठीक है।
तो बस ये अभी बात सुने ना, टॉपिक कंक्लूड क्यों करा, ये टॉपिक कंक्लूड हो जाए, ये टॉपिक खत्म हो जाए तो कल इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ लेंगे। बस इसमें और कोई चीजें नहीं है, इसमें आसान आसान सी बात है। सक्रोज इज अ डाइसैकेराइड है एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर, शुगर केन से जो है अगर आप लोग देखें उससे जो है इसको आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन एंड शुगर बीट, उससे इसको रिकवर करते हैं, ये इसके सोर्सेज है। सक्रोज इज अ डाइसैकेराइड है और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर। अच्छा देखिए ना, देखो गुरे, ये अगर आप लोग देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज थ्रू क्या है, कौन सा लिंकेज है, हाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कौन कौन सा है, 1 2 3 4 और 1, तो 1 4 और कौन सा अल्फा, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें, तो अल्फा 1 सॉरी ये अल्फा 1 2 है, ठीक है ये सही है, ठीक है ये 1 2 है, इसको करेक्शन करें यहाँ पे जो है, नहीं ये 1 4 है, ये गलत है, ठीक है इसकी करेक्शन कर ले, ये 1 4 है, ठीक है इसको 1 4, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 4, तो 1 2 3 4 इसलिए आप लोग इसकी करेक्शन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, तो हम शुगर को एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के बेकरीज में, चाय में, या आप लोग ये शुगर टेबल शुगर है उसमें अगर आप लोग देखें, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो इट कॉजेज टूथ डिके, अगर आप मीठा खाते हैं ब्रश नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली टूथ डिके होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का है लेकिन उसके बाद ब्रश जो है जरूरी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उसके बाद चॉकलेट का है लेकिन उसके बाद ब्रश जरूरी है, ब्रश नहीं करते तो ये स्टेन जो है टीथ डिके एंड इट कॉजेज ओबेसिटी, ओबेसिटी में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये सक्रोज का अगर आप लोग देखें यहाँ पे है। अच्छा एक है लैक्टोज, बस ये उसको एग्जांपल ही देखा दे रही, लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इट इज आल्सो नोन एज द मिल्क शुगर। अच्छा अगर आप लोग देखें ये बीटा है एबो, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें कार्बन 1 और कार्बन 4, तो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इट इज आल्सो नोन एज द मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज आर डाइजेस्टेड बाय स्पेशल एंजाइम दैट इज कॉल्ड लैक्टेज एंजाइम, इसको जो है डाइजेस्ट करता है, और पीपल हैविंग जो है अगर आप देखें डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस एंजाइम, सो दे कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, तो मोस्टली जो है वो क्या करते हैं फर्मेंटेड मिल्क यूज करते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ योगर्ट हो, इन द फॉर्म ऑफ चीज यूज करते हैं, तो चीज अगर वो यूज करें उनके लिए इतना मसला नहीं होता, और फर्मेंटेड जो है इन द फॉर्म ऑफ जो है योगर्ट हो, दही फॉर्म में अगर वो यूज करते हैं उनके लिए इशू नहीं है, लेकिन अगर वो जो है क्या उनके साथ मसला होता है तो वो क्या करते हैं वोमिटिंग करते हैं इसे, तो आप लोगों ने शायद जो है ये नाम सुने होंगे। अच्छा सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर द एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है और क्रेम्स आना, ठीक है, और जो है फ्लैटुलेंस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉलिक पेन होता है, और इबनॉर्मल इंटेस्टाइनल जो है नाज़िया और वाटरी जो है डायरिया होता है लोगों को। तो ये अगर आप लोग देखें इसके जनरल जो है क्या है, यहाँ पे जो है इसके मतलब साइड इफेक्ट्स है कि अगर कोई बंदे के बॉडी में जो है ये एंजाइम जो है क्या हो मिसिंग आ रहा हो, ठीक है, और वो जो है मिल्क लेता है तो उनको जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये उनके लिए जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बस आखिरी देखा सिर्फ आप लास्ट पॉइंट है, मैंने कहा ना 5 मुझे 3-4 मिनट चाहिए। तो ग्लूकोज है, इट इज अ मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज इससे जो पहले जो डाइसैकेराइड थे दोनों, और ये मोनोसैकेराइड है। अच्छा इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, 20 से लेकर 30% जो है ये ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है, ग्रेप शुगर भी इसको कहते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज करते हैं। ह्यूमन ब्लड कंटेंट नॉर्मली जो है 6 से लेके 110 जो है, अगर आप लोग देखें तो उसमें मिलीग्राम पर 100 ml जो है उसमें ये ब्लड ये नॉर्मल होता है कि 65 से लेके 110 तक जो है ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे इधर उधर हो जाए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो प्री डायबिटिक है, और अगर 150 पे चला जाए तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये बंदा डायबिटिक हो गया, ठीक है। तो ये डायबिटिक जो है ये सिचुएशन बन जाती है। सरप्लस ग्लूकोज जितना भी हमारी बॉडी में बनता होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, प्लीज अगर आप देखें पॉलीमेरिक फॉर्म में ग्लाइकोजन में, एंड स्टोर इन द लीवर में चला जाता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में जो ये स्टोर हो जाता है। अगर आप लोग देखें तो अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं डायबिटिक के लिए, तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है, इंसुलिन जो है खबर और करा, आपको पता है कि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, इफ इंसुलिन फेल टू मेटाबोलाइज तो डेफिनेटली जो है बंदा क्या हो जाता है उसको डायबिटिक, वो डायबिटीज जो है आ जाता है डायबिटीज अगर आप लोग देखिए। और डायबिटीज क्या करता है, ये ब्लड वेसल हार्डनिंग
डिस्ट्रैक्शन ऑफ किडनीज और साथ साथ में जो है डायबिटिक कोमा एंड द प्रीमेच्योर डेथ जो है ये काज करता है। प्रीमेच्योर डेथ जो है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ होती है तो वो ज्यादातर जो है आप लोगों ने जब के शुगर के मरीज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और इसका रीजन तो हमारा सोसाइटी भी है। इस सोसाइटी में बहुत अजीब सी जो है सिचुएशन है, इतना स्ट्रेस है फैमिली साइड से भी, लोगों के साइड से भी, सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी में माशरा बहुत अजीब सा है इस वजह से। तो चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह मैंने प्रोटीन एंजाइम्स को टारगेट करना है, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे।